नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महिला कुश्ती पहलवानों को लेकर बड़ी खबर आई है और यह खबर जो पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं उनके लिए राहत की खबर है। और यह खबर यह है कि जिस नाबालिग लड़की ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है और वो नाबालिग लड़की है, अब उस लड़की ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे। अब मजिस्ट्रेट के सामने ही उस लड़की ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर ब्रेक की है इंडिया टीवी के पत्रकार ने। और आपको बता दूं, देवेंद्र पराशर ने ये ब्रेकिंग न्यूज की है और उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले इस लड़की ने, जिसने आरोप लगाए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हुई और उन्होंने कहा कि ये मुझे किसी ने बहका दिया था, मुझे कहा था ऐसा करने के लिए और मैं अपनी एफआईआर वापस लेना चाहती हूं। जो बयान दिए थे उनसे मैं वापस लेना चाहती हूं। इसके बाद वो पोक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर रद्द हो जाती है। लेकिन सवाल यह भी है कि दूसरी तरफ जो पहलवान है वो खाप पंचायतों का सहारा ले रहे हैं और खाप पंचायत में अब तो सत्यपाल मलिक शामिल हो रहे हैं, चंद्रशेखर उर्फ रावण शामिल हो रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि पहलवान भी अलग से एक अपनी खाप पंचायत करेंगे, जिसकी घोषणा सोनीपत में बजरंग पूनिया ने की है। आपको बता दूं, यह बड़ा मोड़ एक आया है और आपको बताऊं कि इसके पहले अभी अमित शाह से ये पहलवान मिले थे, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत वो बाकी के पहलवान थे जिनका आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके ऊपर छेड़खानी की, यौन शोषण किया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी गिरफ्तारी को लेकर खाप पंचायत के नेता और राकेश टिकैत ने भी 9 जून तक का टाइम दिया है कि सरकार यदि 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को, उनके ऊपर जो एफआईआर लिखवाई गई है, अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं करती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सवाल यह उठ रहा है कि जब एक एफआईआर जो कि पोक्सो एक्ट को लेकर के अभी तक ये मांग कर रहे थे और चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे विपक्ष के केजरीवाल नेता हो या कांग्रेस हो, ये सवाल उठा रहे थे कि पोक्सो एक्ट में जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसमें यह प्रावधान है कि पोक्सो एक्ट में पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में जांच होगी, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस क्यों का उत्तर हालांकि आपको बता दूं, कुछ पत्रकारों ने दिया और कुछ कानून के जानकारों ने दिया। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट में सबसे पहले पुलिस जांच करती है और अगर पुलिस अधिकारी यह समझता है कि गिरफ्तारी पहले करना जरूरी है, अपराधी भाग ना जाए, उस कंडीशन में अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि ऐसा लगता है कि अपराधी भाग सकता है तो पहले गिरफ्तारी करें। इस केस में क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लगा वो सांसद हैं और एक फेडरेशन के उस समय अध्यक्ष थे, भागने की कोई बात नहीं थी क्योंकि वो खुद ये कह रहे थे जब पुलिस मुझे बुलाएगी मैं आऊंगा, कोर्ट में मुझे प्रस्तुत करना हो तो मैं आने को तैयार हूं और मेरे ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। ऐसे में कोर्ट ने और पुलिस ने समझा है कि इनकी गिरफ्तारी के आदेश देना कोई जरूरी नहीं है, पहले जांच होने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा पाया गया कि रेप के केसों में और पोक्सो एक्ट में कई बार सर्टिफिकेट की ठीक से जांच ना होने के कारण बालिग और नाबालिग का पता कई लोग नहीं चला पाते हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पहले इसमें जो जन्म प्रमाण पत्र है, लड़की की जो आयु है, उसकी ठीक से जांच की जाए। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि जो प्रमाण पत्र उस आरोपी लड़की की तरफ से प्रस्तुत किए गए पुलिस के सामने, उसमें जो डेट ऑफ ईयर था वो 2004 था, जिसके आधार पर जो घटना का समय बताया जा रहा है, वो जो घटना का समय बताया गया वो बताया गया था कि इसमें 2022 में रांची के अंदर नेशनल गेम के समय में उसके कंधे पर हाथ रखा और ये कहा कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मेरा सपोर्ट करो। मुझे बीबी सिंह ने होटल में बुलाया। आरोप इस तरह के थे। पोक्सो एक्ट हो, उसमें अगर किसी की लड़की को छूना, गलत नियत से बात करना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना, यह भी अपराध की श्रेणी में है। लेकिन जब पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की तो सूत्र ये कह रहे हैं कि यह पता लगता है कि उस समय, जिस समय की घटना बताई जा रही है, वो सर्टिफिकेट के आधार पर यह लड़की बालिग थी।
अब इसके बाद कहा यह जा रहा था कि दूसरा सर्टिफिकेट जमा कराया गया, उसमें बाद में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लड़की का सगा चाचा मीडिया के सामने आया और मीडिया के सामने आकर उसने कहा कि हमारे परिवार में मेरे भाई के यहां 2 लड़की पैदा ही नहीं हुई, तो पहली वाली मर गई, ये दूसरी लड़की है, ये कहानी कहां से आई। उसने कहा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पुलिस को इस षड्यंत्र की जांच करनी चाहिए। इसके पीछे कौन नेता है, कौन पहलवानों का ग्रुप है जो इस मुद्दे को बनाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाना चाहता है फेडरेशन के। इसके बाद पुलिस चौकन्नी हुई और पूरे देश में यह बात पहुंच गई कि क्या यह हकीकत है। लड़की का सगा चाचा यदि यह कह रहा है कि मेरी भतीजी ने जो बयान दिए हैं वो उसको बरगलाया गया है, तब यह बात उठ रही थी कि क्या इस मामले में कोई साजिश हो रही है। अब इन सबका जब खुलासा हो गया तो आरोप लगाने वाली लड़की को यह लग गया कि अब इस मामले में फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज होगा। मीडिया चैनलों में भी यह बात आई थी और मैंने भी यह बात कही थी कि फर्जीवाड़ा करने के आरोप में, इस तरह के केस में लगभग 10 साल की सजा है। तो यह समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, तुमने जो सर्टिफिकेट दाखिल किया था वो 2006 का था, दूसरा सर्टिफिकेट आपने बदल दिया जो 2004 का जन्म दिखाया गया, बर्थ 22 फरवरी का, आपने आरोप सिद्ध करने के लिए फर्जीवाड़ा किया। जबकि फेडरेशन में भी उस लड़की पहलवान का, जो महिला पहलवान है उसका, जिसको नाबालिग बताया जा रहा था, कुश्ती संघ में भी उसके दस्तावेज जमा है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास उसकी कॉपी है और उसके आधार पर यह पता लग गया कि वाकई में जो पुलिस को सर्टिफिकेट दिया गया वो फर्जी है। अब यह फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का खुलासा मतलब 10 साल की जेल। और इसीलिए ये उनका मन आया होगा कि जेल जाने से बेटर है केस को वापस ले लिया जाए। अब ये केस वापस ले लिया गया है, मजिस्ट्रेट को लिखित में दे दिया गया है कि हमको बहकाया गया था, हमको बरगलाया गया था और इसके कारण हमने जो है ये सब किया, हमें अपना केस वापस लेना है। अब इस मामले में नया ट्विस्ट ये है कि जब एक फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया तो जो बाकी महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है? ये बड़ी बात है। सूत्रों के हवाले से, जो कि जैसा मैंने कहा इंडिया टीवी ने यह खबर ब्रेक की कि ये जो बाकी महिला पहलवान है, जिसमें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी है, ये जाकर बजरंग मोरिया के साथ अमित शाह से मिले। सूत्रों की माने तो इन्होंने अमित शाह से रिक्वेस्ट की कि हम भी अपना केस वापस लेना चाहते हैं और इस मामले में राजनीति हुई है। कुल मिलाकर के अमित शाह ने यह कह दिया कि जो भी कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि अमित शाह ये जानते हैं कि अब इस मामले में राजनीति करने वाले, मोदी सरकार को बदनाम करने वाले, मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, वो पूरी तरह फंस चुके हैं। आपको बताऊं, जो ये बाकी के अभी खिलाड़ी बचे हैं, इनकी तरफ से अब एफआईआर जो है वो सार्वजनिक हो चुकी है। क्योंकि एफआईआर हो गई तो आपको बताऊं, उसमें बताया गया है किस तरह के आरोप हैं। एक पहलवान ने आरोप लगाया, ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरी टी शर्ट के अंदर हाथ डाला। एक ने कहा चैंपियनशिप में, जब हम चैंपियनशिप में लड़ने के लिए गए थे कुश्ती, तब पीछे से मेरी कमर को पकड़ा। अब फोटो खिंचवानी है, आप समझ ले, कई बार अगर 2 4 6 लोग खड़े हैं तो प्यार से कोई ऐसा कमर पकड़ता है, लेकिन महिला है, आरोप लगाया है मेरी कमर को पकड़ा, ये यौन शोषण है। इसी तरह एक ने कहा कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई और एक ने कहा कि मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। अब ऑफिस में बुलाया, ये कब की घटना है? जब पुलिस ने पूछा है तो अपने बयानों में उन्होंने कहा कि 2012 से लेके 2022 के बीच की ये घटना है। और इस घटना में आपको बताऊं, जो दिल्ली पुलिस है उसने 125 गवाहों के बयान लिए और उस 125 लोगों के बयान में 4 केवल पहलवान ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि हां, हमने ऐसा सुना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा किया है। हां, हमने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कंधे पर हाथ रखा हुआ था। हां, हमने देखा कि कमर से उसने पहलवान को पकड़ा हुआ था। यानी शारीरिक संबंध बनाने वाली बात किसी भी गवाह पहलवान ने नहीं मानी और उस 125 में लगभग 100 के करीब पहलवान जो गवाहों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, पुलिस सूत्रों का कहना है
कि वो ये कहकर मुकर गए कि हमें इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता। मामला 10 साल के बीच का है, 2012 से 2022 के बीच का बताया जा रहा है। और इसमें बजरंग पुनिया और जो बाकी पहलवान हैं, इसके अलावा जो आरोप लगा रहे हैं, जो खाप पंचायत करते हुए घूम रहे हैं, जो अब किसान नेताओं का सहारा ले रहे हैं, जिसमें सत्यपाल मलिक और चंद्रशेखर रावण भी शामिल हो गया है, उसमें जो विनीता फोगाट है, जिसका आरोप है कि मेरे साथ ऑफिस में बुलाकर दुर्व्यवहार ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया, इसमें भी खुलासा हो रहा है कि ये जो आरोप लगा रही है, उसने कहा कि मेरे साथ जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले की घटना है, और मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कार्यालय बुलाया जो कि दिल्ली में स्थित है, और बजरंग पुनिया उस समय मेरे साथ था क्योंकि ये मेरा मित्र है। इसको कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, और मुझे कार्यालय में बुलाया, लेकिन कार्यालय में बुलाकर मेरी टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया, मेरे अंतरंग अंगों को छुआ। वो कहती है कि उसके बाद मैं घबरा गई, घबराहट में बाहर आ गई, तो मुझे अगले दिन भी बुलाया और मैं रात को होटल में रुकी दिल्ली में अपने पार्टनर के साथ। अब आप समझ रहे हैं कि जिसके साथ शादी नहीं हुई हो, जो आपका मित्र है, पहलवान है, आप उसके साथ रात को दिल्ली में होटल में रुकती हैं और उससे कोई बात का जिक्र नहीं करती कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरे को इस तरह का बैड टच किया। सोचिए, पहलवान है और एक ऐसा मित्र है जिससे वो शादी करने जा रही है, क्या वो उसको शेयर नहीं करेगी कि मुझे गलत नीयत से छुआ? फिर और देखिए कि वो कहती है अगले दिन मुझे फिर कॉल आया, मुझे फिर बुलाया, मैं फिर गई और फिर मुझे छूने की कोशिश की गई। अब इस मामले में ट्विस्ट जब आया, जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच की और ब्रजभूषण से कहा कि इस तारीख में इतने बजे आप दिल्ली कार्यालय में थे और आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने महिला खिलाड़ी की टी शर्ट में अंदर हाथ डाला, उसके अंदरंग अंगों को छुआ, उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसके अनुसार ये पता लगा कि जिस डेट की वो बात कह रही है महिला पहलवान, उस तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे ही नहीं। वो लखनऊ में थे और लखनऊ में भी अखाड़े में थे। उसके वीडियो, फोटो और उस कार्यक्रम में शामिल हुए लोग गवाही के तौर पर पुलिस के सामने प्रस्तुत हुए, यानी वो भी एक फर्जी आरोप निकला। जब महिला पहलवान ने यह कहा कि उस तारीख में लखनऊ में थे, लेकिन अगले दिन की तारीख होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से यह दस्तावेज पेश किए गए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका अगला दिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे और वहां जनता के बीच वो गए थे कई कार्यक्रमों में, जिसमें विवाह में भी शामिल हुए थे। वो भी दस्तावेज और गवाह उन्होंने पुलिस को शामिल कर दिए, सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। इसका मतलब साफ हो गया कि जो एक एफआईआर थी जिसमें नाबालिग ने आरोप लगाए वो भी फर्जी थी, वो वापस हो चुकी। और जो 7 पहलवान हैं उसमें, जिसमें विनीता फोगाट भी है, वो फर्जीवाड़े का खुलासा हो चुका। तो बाकी भी जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई आरोप ऐसा गंभीर नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर ये इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि फेडरेशन पर एक जाट कम्युनिटी और हरियाणा के लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस का नेता है, वो इसमें राजनीति कर रहा है, वो फेडरेशन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। ये सब षड्यंत्र है। अब इसमें नया बात ये शामिल हो गई है कि अब ये आप देखें कि एक बड़ी कमेटी से अब इसकी जांच हो और इसमें अब गंभीरता से जांच होगी, तो कई फर्जीवाड़ा करने वाले और फर्जी आरोप लगाने वाले अब इसमें जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। सूत्र ये कह रहे हैं कि इसीलिए ये पहलवान अमित शाह से मिले थे, शायद इन्होंने मिलकर माफी मांगी हो और कहा हो जी हमें माफ कर दो, ये सारा मामला सिमट जाए। लेकिन अब मामला इतना बढ़ चुका है क्योंकि इन पहलवानों ने भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, दुनिया में भी इस फेडरेशन को बदनाम कर दिया है। जिस तरह के आंदोलन की धमकियां दी जा रही हैं, आपको बता दूं कि सोनीपत के मुंडलाना गांव के स्टेडियम में महापंचायत होती है और वहां सत्यपाल मलिक, गुरनाम चंडूड़ी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग शामिल होते हैं। वहां ये कहा जा रहा है, सत्यपाल मलिक ये बोल रहे थे कि कुछ राजस्थान से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि इन पहलवानों को राजस्थान में भी भेज दो ताकि भाजपा की वोट कट सके और भाजपा को हम बदनाम कर सकें। यानी सीधी बात समझ में आ रही है
कि एक राजनीतिक करने के लिए कांग्रेस ने इन खिलाड़ियों को टूल की तरह इस्तेमाल किया है और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप अभी भी जांच चल रही है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो आरोप निराधार हैं या ठीक हैं। उसमें जेल बनती है कि नहीं बनती है, ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट का काम है। लेकिन जिस तरह से पोक्सो एक्ट वाली एफआईआर वापस हो गई, जज के सामने बयान हो गए और एक मामले में जो खुलासा कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि जो ये महिला खिलाड़ी थी फोगाट, इसने भी जो आरोप लगाए थे, जिस तारीख को ये बता रही थी दिल्ली कार्यालय, उस तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में नहीं थे। मतलब साफ हो जाता है कि पहलवानों के बेस पर ये कांग्रेस मोदी सरकार को, बीजेपी को बदनाम करने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रही है। कुल मिलाकर अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है, वरना 2024 तक इसी तरह से ये देश को बदनाम करते रहेंगे और बीजेपी और मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।